द वॉइस न्यूज से मैं किंजल कौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय बजट के विश्लेषण हेतु वापी में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई की अगुवाई में बैठक का हुआ आयोजन। रंग लाई वलसाड़ डांग सांसद धवलभाई पटेल की मेहनत। रेलवे विभाग ने गुजरात क्वीन, वलसाड़ पैसेंजर और वडनगर ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ा करने का लिया महत्वपूर्ण निर्णय। वलसाड़ में ऑटो रिक्शा से स्कूल जाने वाले बच्चे असुरक्षित। वलसाड़ के आरोग्य संजीवनी धरासणा के 9 वर्ष पूर्ण होने पर कर्मचारियों ने मनाया जश्न। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव के लिए विधानसभा की मांग को सांसद उमेश पटेल ने दिया समर्थन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय बजट के बाद गुजरात में भाजपा द्वारा प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन आयोजित कर बजट का विश्लेषण किया गया। इसके अंतर्गत रविवार को वापी के वीआईए हॉल में राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने वलसाड़ जिले के प्रबुद्ध नागरिकों, उद्योगपतियों और राजनीतिक नेताओं के साथ बैठक की। इसमें उपस्थित सभी को केंद्रीय बजट में शामिल प्रावधानों के बारे में उपयोगी मार्गदर्शन देकर विश्लेषण किया गया। इस अवसर पर राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट कुल 11,11,111 करोड़ रुपए का है, जिसका प्रत्येक नागरिक को लाभ होगा। बजट में किसानों और युवाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। औद्योगिक इकाइयों में रोजगार मिले, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने सहित कई घोषणाएं इस बजट में की गई है। उद्योगों में एमएसएमई सेक्टर को लोन की राशि में वृद्धि, बैंक गारंटी सहित विभिन्न घोषणाएं कर उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है, जिसका लाभ वापी जैसी कई औद्योगिक इकाइयों को होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि बिहार और आंध्र प्रदेश को दी गई बड़ी राशि की घोषणा पर कांग्रेस के विरोध के बाद उन्होंने कहा कि गुजरात या अन्य स्थानों पर बाढ़ राहत जैसी व्यवस्था में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा कोष में व्यवस्था की गई है और यह कोष गुजरात को भी मिलता है। पूर्व में भी इस प्रकार का कोष मिला है। प्लास्टिक उद्योग को उम्मीद थी कि उनके लिए इस बजट में विशेष प्रावधान किए जाएंगे और उन्हें राहत दी जाएगी, लेकिन जीएसटी को लेकर उनकी जो उम्मीद थी वह पूरी नहीं हुई। इस बारे में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने बताया कि जीएसटी के दरों के संबंध में निर्णय जीएसटी काउंसिल द्वारा लिया जाता है। आगामी दिनों में 3 से 4% जीएसटी घटाने की संभावना पर विचार चल रहा है। नमस्कार। अपना देशना यशस्वी वडाप्रधान नरेंद्रभाई ने 1962 પછી સૌ પ્રથમવાર સતત બીજી વાર પ્રધાનમંત્રી પદનો જે લોકોએ વિશ્વાસ મૂક્યો છે એ એમના પ્રધાનમંત્રીના ત્રીજા કાળમાં સૌ પ્રથમ બજેટ માન્ય નાણામંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારામનજીએ જે રજૂ કર્યું એમાં ખાસ કરીને ગરીબ યુવાનો, અન્નદાતા અને નારી શક્તિને મહત્ત્વ આપીને બજેટની જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે। આવતા 5 વર્ષની દિશા દર્શાવતું આ બજેટ છે અને 2047માં ભારત વિકસિત ભારત બને એ માટેના જે આયોજનો કરવામાં આવ્યા છે અને એને લક્ષીને આ બજેટ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે। યુવાનો તાલીમબદ્ધ બને અને એમને રોજગારીની વધુ તકો મળે એ માટે આંતરમાળખાકીય સવલતો, મૂડી ખર્ચ પર વધુ ખર્ચ કરીને 11,11,111 કરોડનો મૂડી ખર્ચ જે કરવામાં આવશે એનાથી સમગ્ર દેશમાં રોડ, રસ્તા, બીજી માળખાકીય ઘણી સુવિધાઓ થશે। એના લીધે રોજગારી વધશે, સાથે સાથે સિમેન્ટ ઉદ્યોગ, સ્ટીલ ઉદ્યોગ બધાને ફાયદો થશે અને યુવાનોને તાલીમબદ્ધ કરવા માટે નવી ટેકનોલોજીથી પણ અવગત થાય એ માટે કૌશલ્યવર્ધન પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે। દેશની 1000 જેટલી આઈટીઆઈને અપગ્રેડ કરવામાં આવશે। એમાં ડ્રોન ટેકનોલોજીથી લઈને જે નવા આયામો અત્યારે સમગ્ર વિશ્વમાં ચાલી રહ્યા છે એ બધી ટ્રેનિંગ આપણા યુવાનોને આપવામાં આવશે અને એ રીતે યુવાનોને રોજગારી આપનાર
જે યુનિટો છે એમને પણ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે અને પહેલો પગાર જે યુવાન જે નોકરીમાં દાખલ થાય એને ડીબીટી મારફતે એના ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે. લગભગ 1 કરોડ યુવાનોને 500 જે કંપની મોટી કંપનીઓ છે દેશની મલ્ટીનેશનલ ઇન્ડિયન કંપનીઓ છે એમાં ટ્રેનિંગ ઇન્ડક્શન કરવામાં આપવામાં આવશે. અને આ રીતે જે યુવાનો તૈયાર થશે પોતાના પગ પર ઊભા રહીને સમગ્ર દેશના વિકાસમાં ફાળો આપશે ચોક્કસ વાત છે. એ જ રીતે દરેક રાજ્ય ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું પોતાનું જે જરૂરિયાત હોય એ પ્રમાણે રોકાણ કરી શકે એ માટે 1,50,00,000 કરોડનું જે 1.5 લાખ કરોડનું એક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એના લીધે દરેક રાજ્ય પણ પોતાનો માળખાકીય વિકાસ કરી શકશે. ખાસ કરીને ઇન્કમટેક્સના જે દરો છે એમાં જે ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે એના લીધે નાના પગારદારોને લગભગ 17,500નો ફાયદો થશે અને સાથે સાથે જે સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન 50,000 થી 75,000 કરવામાં આવ્યું છે એનાથી પણ લગભગ 8,000નો ફાયદો છે. ખાસ કરીને ખેડૂતો પ્રાકૃતિક ખેતી કરે અને એ ખેતીના જે પેદાશ થાય એના પણ વિકતો ભાવ મળે એના માટે આ બધી પ્રોડક્ટોને બ્રાન્ડિંગ કરવાનું પણ આયોજન કરવામાં આવે. આમાં જીએસટીને ટચ કરવામાં જ આવ્યું નથી. જીએસટી એ જીએસટી કાઉન્સિલ નક્કી કરે છે અને એનો નિર્ણય તેમાં લેવામાં આવે છે. ખાલી દંડ માફ કરવાની સત્તા નાણાં ખાતાને છે એટલા માટે દંડ અને વ્યાજની રકમ મુક્ત કરવાની જવાબદારી છે. એમએસએમઈ નાણાકીય દબાણના લીધે મુસીબતમાં નહીં મુકાય એ માટેના રિઝર્વ બેંકને બેંક ધિરાણની પદ્ધતિમાં પણ ફેરફાર કરવા માટેનું આયોજન કરીને જણાવવામાં અને જે નાના યુનિટો હોય એને બેંક કરન્સી આપી નહીં શકતા હોય એના માટે પણ કરન્સી પૂરી પાડવાની સરકારે બાંધરી આપી. આ જે વસ્તુ છે NDRF અને SDRF નેશનલ ડિઝાસ્ટર્સ ફંડમાં આ બધી જોગવાઈઓ છે અને આપણને એ રીતે ફંડ મળે જ છે. આપણે જોઈએ તો ગુજરાતમાં નર્મદા ડેમની જે સપાટી છે એનું પાણી રોકીને આપણે એ પાણી આપણા જે વિસ્તારમાં પાણી નથી ત્યાં પણ આપણે મોકલાવી શકીએ. નર્મદામાં અત્યાર સુધી જે આપણને ફ્લડની પરિસ્થિતિ આવતી હતી તે નથી આવી. ગયા વર્ષે ફક્ત જે રીતે મધ્યપ્રદેશના ડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવેલું એટલે થોડું તકલીફ હતી. અદરવાઇઝ નર્મદામાં કોઈ પણ દિવસ રેલ આવી નથી આપણી મોટામાં મોટી. મેં કીધું છે કે જીએસટી કાઉન્સિલ નિર્ણય કરે છે અને જીએસટી કાઉન્સિલમાં હવે જે ટેક્સના રેટો છે એને ઘટાડીને 3 થી 4 કરવાનું જે રીતે આયોજન છે એ રીતે ચાલુ કરશે. પણ જીએસટી કાઉન્સિલે જ આ બધા નિર્ણયો કરે છે જેમાં દરેક રાજ્યો કોંગ્રેસ શાસિત હોય કે ભાજપ શાસિત હોય બધા નાણામંત્રીઓ સાથે બેસીને સર્વાનુમતે નિર્ણય કરે. થેન્ક યુ. મને પહેલાં જ કહેવાનું હતું બીજું નથી. ब्यूरो रिपोर्ट दी वॉइस न्यूज। वलसाड डांग के सांसद धवलभाई पटेल की रेलवे विभाग को लोक उपयोगी प्रस्तुति सफल साबित हुई। गुजरात क्वीन वलसाड पैसेंजर और वडनगर ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ा करने का रेलवे विभाग का निर्णय। वलसाड रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नंबर 19033 गुजरात क्वीन 09024 वलसाड पैसेंजर 22959 वडनगर एक्सप्रेस को लंबे समय से प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर स्टॉपेज होने के कारण वरिष्ठ नागरिक यात्रियों और अन्य सभी यात्रियों को असुविधा हो रही थी। इस संबंध में वलसाड डांग के सांसद धवलभाई पटेल को लोगों द्वारा की गई प्रस्तुतियों के पश्चात उन्होंने वलसाड रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और रेलवे विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा जिला समन्वय समिति में भी लिखित प्रस्तुति की और रेलवे विभाग को भी उचित प्रस्तुति दी गई। इसके परिणाम स्वरूप रेलवे विभाग ने गुजरात क्वीन वलसाड पैसेंजर और वडनगर एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्टॉपेज देने का लोकहितकारी निर्णय लिया है। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। जो अभिभावक अपने बच्चों को ऑटो के माध्यम से स्कूल भेजते हो उन्हें सावधान होने की जरूरत है। वलसाड के मोगरावाड़ी इलाके से अक्षरधाम होते हुए हिंदी स्कूल की ओर जाने वाले रास्ते पर सुबह सुबह यह ऑटो वाले स्कूली बच्चों को बैठा कर ले जाते हैं, लेकिन बच्चों के पैर अक्सर ऑटो रिक्शा के बाहर लटकते रहते हैं। ऐसे में अगर कोई बच्चा गिर जाए
और पीछे से आ रही गाड़ी के नीचे आ जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा के नाम पर यह सब कुछ नजरअंदाज किया जा रहा है। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। आरोग्य संजीवनी धरासना के 9 वर्ष पूरे होने पर कर्मचारियों ने केक काटकर वर्षगांठ मनाई। वलसाड़ जिले में कार्यरत EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विस और गुजरात सरकार द्वारा संचालित आरोग्य संजीवनी धरासना के 29 जुलाई 2024 को 9 वर्ष पूर्ण होने पर कर्मचारियों ने केक काटकर जश्न मनाया। इस अवसर पर MHU के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शीतल वसावा और धरासना के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मैत्री पटेल और उनकी टीम उपस्थित रही। आरोग्य संजीवनी धरासना द्वारा धरासना तालुका के अलग अलग गांवों में जाकर गांव के लोगों और स्कूल के बच्चों तथा आंगनवाड़ी के बच्चों की स्थल पर जांच की गई और निःशुल्क उपचार प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि 9 वर्षों के दौरान 1,72,477 मरीजों का निःशुल्क उपचार किया गया है और अब तक 49,933 लैब रिपोर्ट जैसे कि हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, मलेरिया, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट और यूरिन की रिपोर्ट तैयार की गई और निःशुल्क दवाई प्रदान की गई है। दी वॉइस न्यूज के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। दिल्ली संसद भवन में चल रहे लोकसभा सत्र में दादरा और नगर हवेली के सांसद कलाबेन डेलकर ने केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के लिए विधानसभा की मांग की है और कहा है कि स्थानीय स्वराज्य की जो शक्तियां छीनी गई है उन्हें वापस दी जाए। इस पर दमन और दीव के निर्दलीय सांसद उमेश पटेल ने भी संसद में इस मांग को लिखित रूप में प्रस्तुत किया और सांसद कलाबेन डेलकर की मांग का समर्थन किया। सांसद कलाबेन डेलकर द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के लिए विधानसभा की मांग पर वरिष्ठ पत्रकार दीपक परमार ने बताया कि दादरा और नगर हवेली को 1966 में और दमन दीव को 1987 में संसदीय सीट मिली थी। उसके बाद विधानसभा की मांग कई बार संसद में उठाई गई है, जो शायद सिर्फ एक औपचारिकता मानी जा रही है। दमन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष और उद्योगपति सत्येंद्र कुमार ने बताया कि विधानसभा की मांग एक राजनीतिक एजेंडा है। उद्योगों के मुद्दों पर ध्यान दे तो वर्तमान में बुनियादी ढांचा उपलब्ध है और किसी भी राज्य में केंद्रीय सरकार के समर्थन के बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता। यह प्रदेश भी केंद्रीय सरकार के समर्थन से ही विकसित हुआ है, इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि विधानसभा मिलने से ही इसका विकास होगा। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव के दोनों सांसदों में से दमन दीव के निर्दलीय सांसद उमेश पटेल ने लोकसभा में जब प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के कार्यकाल और उनकी मनमानी के बारे में मुद्दा उठाया था, तब इस संघ प्रदेश के भाजपा नेताओं ने प्रशासक का समर्थन करते हुए अखबारी बयान जारी कर निर्दलीय सांसद उमेश पटेल को घेरने की कोशिश की थी। गौरतलब है कि अब विधानसभा की मांग के मामले में निर्दलीय सांसद उमेश पटेल ने भाजपा सांसद कलाबेन डेलकर का समर्थन किया है। इसके लिए उनका धन्यवाद देना भाजपा नेताओं को याद नहीं रहा, जो दिखता है कि इस प्रदेश में भाजपा नेताओं को विधानसभा की कितनी जरूरत है। माननीय स्पीकर महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा प्रदेश आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है। प्रदेश में पंचायती राज होने के बावजूद यहाँ जिला पंचायत एवं नगर पालिका में अधिकार न होने की वजह से आज भी प्रदेश की जनता मूलभूत सुविधाओं जैसी अच्छी सड़कें, स्वच्छ पीने का पानी, सस्ती बिजली, अच्छी शिक्षा एवं रोजगार से वंचित है। महोदय, भारत सरकार की सभी स्कीम्स प्रदेश की जनता को घर घर तक पहुँचे, साथ ही जनता को उनका हक और अधिकार मिले और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हमारे प्रदेश को भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए पूर्ण असेंबली दी जाए। इस संदर्भ में 2014 महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने अध्यक्षता में और स्टैंडिंग कमेटी ने भी दोनों प्रदेश को पुनः विधानसभा देने की सिफारिश की थी। यह विषय मैंने 2021 एवं 2019 में तत्कालीन सांसद मोहन भाई डेलकर जी ने भी इस सदन में रखा।
यह मुद्दा तीसरी बार आपके सामने रख रही हूँ। महोदय, मैं आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी एवं भारत सरकार से नम्र निवेदन करती हूँ कि इस विषय को गंभीरतापूर्वक लेकर इस विषय पर उचित कार्यवाही की जाए और दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव पूर्ण असेंबली दी जाने की दिशा में कार्य शुरू करने की कृपा करें। महोदय, जब तक असेंबली का गठन ना हो जाए तब तक सभी स्वराज संस्था को पूर्ण अधिकार दिए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय दादरा नगर हवेली। मेरा नाम पिंकी खिमदानी है। मैं दादरा नगर हवेली में 25 साल फैक्ट्री चला चुकी हूँ। मैं मूलतः मुंबई की निवासी हूँ और मेरी लैपटॉप बैग्स और कैमरा बैग्स की फैक्ट्री है। मेरे विचार में भी यहाँ विधानसभा होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये हमारी कर्मभूमि है और दादरा नगर हवेली का विकास, प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाएं, कहते हैं ना, एक एक आदिवासी तक, जन जन तक पहुँचनी चाहिए और उनको हर सुविधा मिलनी चाहिए। इस हिसाब से मेरी भी यही राय है कि विधानसभा होनी चाहिए। विधानसभा हो जाती है तो इस प्रदेश का बहुत भला होगा। દાદરા નગર હવેલીને 1967માં અને દમણ દીવને 1987માં સંસદીય બેઠક મળ્યા પછી આ વિધાનસભાની માંગો વારે તહેવારે ઉપટી જ રહી છે। પૂર્વ સાંસદો દયાભાઈ પટેલે કોંગ્રેસના શાસનમાં એ એમપી હતા ત્યારે પણ પ્રાઇવેટ બિલ લાવવામાં આવ્યું હતું। મોહન દરેકરે 2017માં અપક્ષ મેમ્બર તરીકે બી એમણે પ્રાઇવેટ બિલ લાવ્યું હતું, પણ પ્રાઇવેટ બિલનો કોઈ મતલબ થતો નથી। આ ફક્ત ઔપચારિકતાઓ છે। કલાબેને પણ અત્યારે જે રજૂ કરી છે, કલાબેન ભાજપના સભ્ય છે, એમણે પાર્ટીને સમજાવવું જોઈતું, સરકારને સમજાવીને બિલ લાવવું જોઈતું હતું। પ્રાઇવેટ મેમ્બરનો બિલનો મતલબ સંસદમાં અત્યાર સુધીમાં 0.1% પ્રાઇવેટ બિલો મંજૂર થયા છે। હવે આવી બધી વાતોથી ફક્ત પ્રદેશવાસીઓને ખુશ કરવાનો જે મુદ્દો છે એમનો, પ્રદેશવાસીઓની જે માંગ છે, જે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓને સ્વાયત્ત કરવાની, એ વિષયમાં આ લોકો રજૂઆતો કરતા નથી, રજૂઆતો કરી શકતા નથી, આંદોલન પણ કરી શકતા નથી અને ફક્ત વિધાનસભાની માંગો કરે છે। તો એમણે તો, હું તો એમ કહું છું કે દિલ્હીની દયનીય સ્થિતિ જોયા બાદ એમણે આ માંગો પડતી મૂકવી જોઈએ અને તે સિવાયના વિકલ્પો વિચારવા જોઈએ। અત્યારે કલાબેને રજૂઆત કરી છે એ ફક્ત મન બહેલાવાની વાતો છે અને ઉમેશભાઈ ટેકો આપે છે એ અપેક્ષિત જ છે। ટેકો આપે એમાં કોઈ મોટી વાત નથી। સવાલ એ ચીજ છે કે ઉમેશભાઈ છે અપક્ષ એમપી અને કલાબેન છે એ ભાજપના, તો ભાજપના એમપી તરીકે એમણે એમની પાર્ટીને કન્વિન્સ કરીને સરકારને બિલ લાવવા માટે કહેવું જોઈએ, તો એમાં ગંભીરતા કહેવાય। આ ફક્ત મન બહેલાવાની વાતોથી લોકોને તમે કંઈક આપી શકવાના નથી। ફક્ત વાતો ફક્ત ચર્ચાનો વિષય બની રહેશે એવું મને લાગે છે। देखिए, ये तो बहुत दिनों से मांग चल रही है। यहाँ के सांसद, जिसके पहले भी सांसद थे, वो भी मांग कर रहे थे असेंबली के लिए। अब देखिए, ये तो पॉलिटिकल मैटर है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं जाना चाहूँगा। बट जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ की बात है, तो इंडस्ट्री को जो मतलब बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होनी चाहिए और डेवलपमेंट होनी चाहिए। एक छोटी सी दमन छोटा सा प्रदेश है और यहाँ एबव 3000 इंडस्ट्रीज है और हमारे समझ से बिजली, पानी, सड़क, सीवेज लाइन जो होनी चाहिए वो है। और जहाँ तक कोई भी स्टेट, मैं जो अभी देख रहा हूँ, कोई भी स्टेट विदाउट सेंट्रल के जो है सपोर्ट के कोई डेवलप आज के डेट में नहीं हो सकता है। जैसे अभी आपने अभी ये बजट में ही आपने देखा दो स्टेट को जो है एक काफ़ी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए फंड अलॉट हुआ है। और पहले भी मैं देख चुका हूँ कि दमन का भी डेवलपमेंट सेंट्रल के सपोर्ट से ही हुआ है, क्योंकि सारी इंडस्ट्री यहाँ पर जो आई वो टैक्स इंसेंटिव जो काफ़ी था बहुत पहले उसके बेस के ऊपर सारी यहाँ पर आई। आज नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, सिक्किम हो गया, जम्मू हो गया और नॉर्थ ईस्ट मेघालय हो गया, ये जहाँ पर जो है सेंट्रल की ही स्कीम है और बहुत सारी बेनिफिट है, उसके वजह से डेवलप हुआ है। तो हमको, मेरे को नहीं लगता है कि कोई मतलब मिनी स्टेट हो जाने से जो मतलब इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और नहीं रहने से बेनिफिट नहीं होगा। इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और जहाँ तक दमन की डेवलपमेंट की बात करें हम, तो हमारे समझ से मैं जो अभी ठीक है कुछ सर्टेन जो पॉइंट की बात करें तो सेंट्रल से के सपोर्ट से जो दमन में जो डेवलप हुई है वो अभूतपूर्व हुई है। जैसे मतलब हर क्षेत्र में, जैसे शिक्षा हुआ तो उसके बाद जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया, मुंशी कॉलेज हो गया, लॉ कॉलेज हो गया, फैशन कॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, इसका हो गया, टूरिज्म का हो गया और
ये सब काफ़ी डेवलप हुआ है। तो हम मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मिनी असेंबली होने से ऑल ऑफ सडन जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, आगे बढ़ जाएगा। सेंट्रल की तो हर चीज़ हर चाहे असेंबली हो या नहीं हो, तो सपोर्ट तो चाहिए ही। उसके बगैर तो हम आगे मतलब तो ये स्टेट आज तक मैं नहीं देखा हूँ, स्टेट डेवलप हो ही नहीं सकता। तो ये स्टेट डेवलप करने के लिए तो लेके चलना पड़ेगा। और हमें ये खाली बोले कि मिनी असेंबली हो जाने से मतलब कमन बहुत ज़्यादा टॉप पर चलेगा। अब हमको ऐसा नहीं लगता। या और ये पॉलिटिकल एजेंडा है, वो लोग ठीक है अपना हिसाब से डिमांड कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट दी। तो ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।